नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पौड़ी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित पैतृक गांव पंचुर पहुंचे। बता दें कि हालांकि सीएम योगी की मौजूदगी में हुए विवाह समारोह से मीडिया को दूर रखा गया। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे हैं और शनिवार को वो निकटवर्ती ठांगर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी जाएंगे। सीएम योगी ने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला दौरा है। हालांकि इससे पहले जब वो गोरखपुर से सांसद थे तब भी यहां आए थे। उधर अयोध्या राम मंदिर में रोजाना लाखों लोग दर्शन करने आ रहे हैं। भीड़ को देखते हुए यहां एक नया कॉरिडोर बनाने की योजना है। इस कॉरिडोर के बनने से जो है भीड़ पर नियंत्रण करना आसान होगा। रामनगरी में जो है पिछले कई दिनों से निरंतर आस्था की धारा प्रवाहित हो रही है। अब तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। भीड़ नियंत्रण और रामलला के जो है सुगम दर्शन के लिए प्रशासन जल्द ही नया यातायात प्लान लागू करने की तैयारी में है। रूस का सबसे लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 भारत पहुंच चुका है। 5वीं पीढ़ी का ये स्टील्थ लड़ाकू विमान दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में शुमार है। ये लड़ाकू विमान न सिर्फ दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है बल्कि हवाई युद्ध में भी अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ सकता है। अब ये लड़ाकू विमान बेंगलुरु के येलहंका एयर फोर्स स्टेशन पर आयोजित एरो इंडिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। उधर पीएम मोदी की विदेश यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से विशेष ब्रीफिंग की गई। इस विशेष ब्रीफिंग में क्या कुछ जानकारी दी गई आपको सुनाते हैं। कि विदेश मंत्री जी ने जो कल सदन में बयान दिया वो आप सब ने देखा होगा। मैं उसमें आगे और कुछ जोड़ नहीं सकता, लेकिन जहां तक मेरी समझ है 3-4 मुद्दे हैं जो मेरे विचार में आपको देखने चाहिए, आपको समझने चाहिए। पहला मुद्दा तो ये है कि विदेश मंत्री जिस चीज के बारे में कल बात कर रहे थे उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की तरफ, SOPs की जो आपने बात की, और जो SOPs हैं ऑन द यूज ऑफ रेस्ट्रेंट्स, जिन हालात में लोगों को लाया जाता है, तो जो SOPs हमें भी अमरीकी अधिकारीगण जो हैं जिनके बारे में उन्होंने हमें बताया था, और तो विदेश मंत्री जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया अपने बयान में कि ये बाकायदा एक लेड डाउन प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर 2012 से प्रैक्टिस में है। इसके बारे में भी उन्होंने बात की सदन में। तो पहली बात तो ये है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में उन्होंने बताया जो काफी साल से चले आ रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने स्पष्ट की वो ये कि चूंकि कुछ सवाल उठे थे कि जो ये स्पेशल उड़ान जो आई है, स्पेशल फ्लाइट आई है, ये किन नियमों या अधिनियमों के तहत आई है, इसका अप्रूवल कैसे हुआ, प्रोसीजर्स क्या थे और फ्लाइट क्लियरेंस कैसे हुआ, तो उन्होंने उसको भी स्पष्ट किया अपने बयान में कि इसमें कोई बदलाव नहीं था। देयर वाज नो चेंज फ्रॉम past procedure in so far as this flight clearance and approval was concerned. तीसरी बात जो आपने इसके बारे में सवाल उठाए हैं कि किस तरह से लोगों को, किन हालात में लोगों को लाया गया है, ये सही है इसको उठाना, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम
अमेरिकी अधिकारियों के साथ उनसे संपर्क में हैं इन सब चीजों के बारे में, और ये बातचीत उनसे चलती रही है। ये एक या दो बार होने वाली बातचीत नहीं है। और हमने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि लोगों के साथ सही सलूक किया जाना चाहिए, और इसमें जो लोग अभी डिपोर्ट भी हो रहे हैं उनके साथ भी सही सलूक होना चाहिए। और हमारी जानकारी में जो भी कोई ऐसी, जब भी कभी ऐसी बातचीत आती है कि कोई बदसलूकी हुई हो किसी के साथ, तो हम उस मामले को जरूर उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे, जो भी हमारी जानकारी में लाया जाएगा। और चौथी चीज जो विदेश मंत्री जी ने कही, जिसके बारे में उन्होंने ध्यान आकर्षित किया सदन का, वो था कि देखिए, एक तरह से मैं कहूंगा असली कैंसर क्या है? असली कैंसर है जो इकोसिस्टम है इलीगल माइग्रेशन को प्रमोट करने का। ये जो गैंग्स का काम है, जो भोले भाले और मासूम लोगों को फुसला के बड़े बड़ी उनसे रकमें जमा करवा के उनको बाहर ले जाते हैं, और उसके बाद लोगों को ऐसे वापस आना पड़ता है, उनके खिलाफ कार्यवाही की आवश्यकता है, उनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है। और इसके बारे में भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया लोगों को। इसके बारे में सरकार को आगे काम करना होगा। सो बेसिकली दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ these issues. The description by the External Affairs Minister of the standard operating procedures relating to the use of restraints, which has been communicated to us by US authorities, including the Immigration and Customs Enforcement. And you would recall that EM attracted attention to the fact that these have been in practice for a long period of time, at least since 2012, about flight procedures and flight clearances, etc. Again, there was no change from past procedure in this. On the issue of mistreatment, it's a valid issue to raise, and we continue to emphasize to US authorities that there should be no mistreatment of deportees. But this is a continuing exercise and conversation, and we will continue to take up any instances of mistreatment that come to our attention. And then, of course, the last point, which is that action needs to be taken across the system against the underlying ecosystem that thrives on promoting illegal immigration. उधर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते दिखाई देंगे। इस बार की चर्चा और भी खास होने वाली है, क्योंकि ये चर्चा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में होगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले इससे जुड़ी कुछ झलकियां सामने आई हैं, जिससे जो है पीएम छात्रों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि एआई एक्शन समिट कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, और जो 10 फरवरी को पेरिस में वैश्विक नेताओं को एकत्रित करेगी, जहां एआई के भविष्य पर 2 दिनों की महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पेरिस एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता के लिए फ्रांस यात्रा करेंगे, जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की एक पहल है। पेरिस में होने वाली इस सभा का ध्यान एआई प्रणालियों की शक्ति का उपयोग करने और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न खतरों को संबोधित करने पर केंद्रित होने की उम्मीद है। महाकुंभ 2025 में अब तक लगभग 40 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। बता दें कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से महाकुंभ का आगाज हुआ था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 7 फरवरी को सुबह 9 बजे गुजरात से स्टेट एयरक्राफ्ट से प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने बड़े हनुमान मंदिर दर्शन, गुजरात पेवेलियन भ्रमण और कुंभ स्नान किया, और आज ही वो प्रयागराज हवाई अड्डे से गुजरात के लिए प्रस्थान करेंगे। आरबीआई एमपीसी ने जो है सर्वसम्मति से
नीतिगत दर को 25 बेसिस पॉइंट से घटाकर 6.5% से 6.25 करने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई ने जो है अनुमान से अगले साल के लिए वास्तविक जो है जीडीपी वृद्धि लगभग 6.7% रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 25 आधार अंक यानी कि 0.25% की कमी करने का ऐलान किया। रेपो रेट में कमी आई तो सीधा असर लोन की ब्याज दरों पर होता है और होम लोन से लेकर कार लोन तक किस्त होते हैं। और आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा बीते 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट को घटाया गया है और इससे पहले जो है मई 2020 में रेपो रेट को घटाकर 4% किया गया है। These factors into consideration, the RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%. The risks are evenly balanced. Coming now to inflation, headline inflation after moving above the upper tolerance band in October has since registered a sequential moderation in November and December, standing at 5.2% now. Going ahead, food inflation pressures, absent any supply side shocks, should see a significant softening due to good Kharif production, winter easing as we witness every year in the vegetable prices, and a favorable Rabi crop prospect. नोएडा में एक बार फिर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जहां नोएडा के सेक्टर 168 शिवनादर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने पेरेंट्स को मेल भेजा है और स्कूल कैंपस को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि धमकी की सूचना के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों को वापस घर भेज दिया। वहीं पुलिस टीम घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ जो है डॉग स्क्वाड पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि सीसीटीवी और क्लासेस को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये स्कूल एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में बना है। मेल मिलने के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भय के माहौल में हैं। पेरेंट्स भी लगातार स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। देखिए, आज सुबह एक सूचना मिली थी शिवनादर स्कूल से 8:08 बजे करीब कि यहाँ पर बम की सूचना है। इस पर तुरंत हमारा सारा स्टाफ, मैं जिस तरह हमारे डीसीपी, एसीपी, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड, फायर सर्विस सभी लोग आए और इसे थॉरली चेक कर दिया गया। कहीं कुछ नहीं मिला है। ये एक गलत सूचना जिसमें कॉल आती है, ईमेल आता है, उसके द्वारा ये आई थी। और इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं तो मुझे लगता है किसी बच्चे वगैरह की शरारत होगी, पर फिर भी इसे हम सीरियसली ले रहे हैं और इसका पता लगा रहे हैं। सर, सर्वर के लिए साइबर टीम को लगा दिया गया है? हाँ, लग गई है टीम। जैसे ही आई सबसे पहले वहीं सूचना भेजी गई, उधर साइमल्टेनियसली यहाँ चेकिंग शुरू कर दी गई। सर, कुछ वैसे ही मेल है जिस तरीके का अभी कुछ दिन पूर्व दिया गया था, ये इससे अलग है? नहीं, ये इससे अलग है और बहुत अजीब टाइप का है और इसमें जैसे साउथ इंडियन टाइप का कुछ लिखा हुआ है, पर वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चल पाएगा। ठीक सर, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में उनके आवास पर पर्यटन विभाग के एक राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। इसी प्रकार की 9 और संपत्तियों के लिए भी जल्द समझौता किया जाएगा, जबकि 11 संपत्तियां पूर्व में ही पीपीपी मोड पर दी जा चुकी हैं। इन समझौते से जो है सकारात्मक परिणाम आएगा। एग्रीमेंट के बाद जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन के प्रति बढ़ते आकर्षण के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। इसको देखते हुए पुराने एवं जीर्ण राही पर्यटक आवासों को पीपीपी मोड पर हस्तांतरित कर संचालित करने के लिए दिया जा रहा है। अपनी गौरवशाली संस्कृति और ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व एवं धार्मिक विरासतों के साथ ही समृद्ध प्राकृतिक वन संपदा के चलते पर्यटन के क्षेत्र के में जो है निवेश आकर्षित हो रहा है, जिससे रोजगार के अवसर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान संभव हो रहा है।
जयवीर सिंह ने बताया कि पहले चरण में कैबिनेट से स्वीकृति 11 राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर जो है दिया जा चुका है। दूसरे चरण में स्वीकृति 4 राही पर्यटक आवास गृहों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर का श्री कृष्णा कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में एग्रीमेंट हुआ है। बता दें कि बाकी 3 राही पर्यटक आवास गृह भदोही, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी और राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी का जल्द एग्रीमेंट होगा। उधर तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हर दिन के साथ दिव्यता और भव्यता के नए सोपानों की ओर जो है अग्रसर है। इस दिव्यता और भव्यता का साक्षी बनने पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। इसी क्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गुरुवार को राज्य सरकार की मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना के तहत पहली तीर्थ यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज के लिए रवाना किया। इस मौके पर जो है उन्होंने महाकुंभ में हुई व्यवस्थाओं को लेकर जमकर सराहना की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो इतना बड़ा महाकुंभ आयोजन किया है, इनके लिए मैं वहां के मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। बहुत बड़ा आयोजन कि इतने सारे 40 करोड़ ऑफ द लोग वहां पे जा रहे हैं। इतना लोगों का आयोजन करना कुछ कम बात नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने आयोजन किया। इसलिए यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर छत्तीसगढ़ में श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के समाधि स्मृति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने सभा को भी संबोधित किया। आज मेरे लिए, भाई बैठ जाओ, आप सुन नहीं रहे हो, बैठ जाओ यार, मैं जितनी टाइप का आदमी हूं बात नहीं बोलूंगा, सेट कर बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाइए, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बैठ जाइए। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने। और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा, जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए। और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से है।
और भाइयों बहनों, पूरा विश्व अचंभे में पड़ गया जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा था और G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण। नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी के विचार को जरा भी राजनीति करे बगैर एक क्षण में जमीन पर उतारकर उनके संदेश का अनुकरण करने का, और पूरा देश अचंभित था उस वक्त, और देश भर के भारतीयता के भक्त बहुत आह्लादित थे, आनंदित थे। और ये मूल विचार, ये आंदोलन आचार्य महोदय का था। जीवन के अंतिम क्षण तक तपस्या का मार्ग नहीं देखा, छोड़ा। अंत समय में जिन्होंने उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, वो सभी को मालूम पड़ गया था कि जीवन को पंच तत्व के साथ एकाकार करने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। शरीर तो क्रूसकाय होता गया, आत्मा का प्रकाश इतना ही दिव्य होता है। जीवन के अंत तक इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल जिन शासन के अनुयायी जैनेतरों को भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मोक्ष का मार्ग बताने का काम किया। धर्म, राष्ट्र और समाज, ये तीनों के लिए जीवन का हर क्षण समर्पित होना चाहिए। ऐसा बोलने वाले तो बहुत लोग संसार में मिलते हैं, मगर पूरा जीवन इस तरह से जीने वाले लोग कभी कभार ही देखते हैं। और ये आचार्य अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किसी की भी आलोचना करे बगैर समग्र विश्व में आज के समयानुकूल व्याख्या कर प्रस्तापित करने का काम आचार्य विद्यासागर जी महाराज। जैन धर्म के सारे सिद्धांत जरा भी छेड़खानी करे बगैर पूरा जीवन न केवल उनका, उनके शिष्यों का भी उसी रास्ते पर चले, इसका उन्होंने आग्रह रखा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांतों की पोटली बांधकर पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार कर। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, नवीन जैन जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ के सारे कार्यक्रम के आयोजक मुझे मिलने के लिए आए थे कि आचार्य महोदय की समाधि की पहली वर्षगांठ पर 100 रुपये का सिक्का उनके स्मारक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।